स्टार्ट है। चलो चलो बच्चों, ध्यान से सुनो। ओ भाई, साइलेंट रहिए, हल्ला नहीं, साइलेंट रहो। मोबाइल अपना पॉकेट में रखो। वो प्रोग्राम अगले दिन होगा, फिलहाल अभी पढ़ाई होगा। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ऑप्टिक्स में आज आगे चल रहे हैं और एक चैप्टर को फिनिश करेंगे। एनी हाउ, जब तक चैप्टर फिनिश नहीं होगा क्लास बंद नहीं होगा। तो मेरा बात सुनिएगा ध्यान से। ऑप्टिक्स में अगर हम डिवीज़न करेंगे तो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है रे ऑप्टिक्स, बात नहीं होना चाहिए। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और क्या बोलिए, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मतलब यहाँ लाइट को हम लोग सीखते हैं ज्योमेट्री के द्वारा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और वो तो वेव ऑप्टिक्स है ही, वहाँ लाइट को हम लोग वेव मान के चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जो आपको डील करता है लाइट के बारे में, उससे रिलेटेड टर्म लॉ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये बहुत ही बेसिक बात है। जहाँ पर लाइट के बारे में पूरा डीप और डिटेल स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स को दो भागों में डिवीजन किया गया है, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। मतलब एक बार लाइट को समझना पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से और एक बार लाइट को समझना पूरा वेव के हिसाब से। तो पहले हम लोग चलेंगे लाइट का रे ऑप्टिक्स में, और इस रे ऑप्टिक्स को भी छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर। तो हम लोग पहले आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्टिक्स का डिफिनेशन 2 मिनट लिख लीजिए, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिक्स लिख के डैश दीजिए, लिखिए ऑप्टिक्स लिख के डैश दीजिए। लिखिए दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study, थोड़ा कलम का रफ्तार तेज रखिएगा, in which we study about, in which we study about nature of light, nature of light, comma डालो, propagation of light, propagation of light, optical instrument, optical instrument, optical instrument, optical instrument and related terms, and related terms, is called optics, is called optics। और यहाँ पर आप ऑप्टिक्स को दो भागों में डिवाइड कीजिए। नंबर 1 में है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। नंबर 2 में है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब यहाँ लाइट को सीखेंगे ज्योमेट्री के हिसाब से। 12th क्लास में पूरा ऑप्टिक्स से लगभग 14+4 यानी 18 मार्क्स कवर करता है। 14+4 कहने का मतलब ये है ऑप्टिक्स के सटा हुआ एक चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो 4 मार्क्स देता है, जो लगभग ऑप्टिक्स ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए 18 नंबर देता है। बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये, और इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, और पूरे फिजिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े, उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अलग सेगमेंट है ये। तो अब आप हेडिंग लगाइए यहाँ पर रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर का नाम लिखिए,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर। फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर। आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट, लाइट जो वर्ड हम यूज़ करेंगे पूरी तरह से, इस लाइट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और दूसरा है विजिबल लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट लाइट, जिसमें आपका आता है 7 कलर, 7 कलर, और उसमें से कोई एक कलर उठा लीजिए, उसका नाम होगा क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जब भी कोई लॉ पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में हम लोग, तो एक सिंगल कलर का यूज़ करेंगे, वॉयलेट यूज़ करेंगे, ग्रीन यूज़ करेंगे, कोई भी एक कलर लेंगे हम लोग। मतलब 7 कलर मिला हुआ तो वाइट लाइट, अगर उसमें से कोई कलर निकाले तो उसका नाम क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट। लाइट हमें क्या देता है? किसी वस्तु देखने की सेंसेशन देता है, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। तो अगर लाइट को डिवीजन करना है तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, दूसरा विजिबल लाइट। चल रहिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए। इसमें से कोई भी कलर उठा लेंगे, उसका नाम हो जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर का लाइट। मोनो मीन्स एक, क्रोमेटिक मीन्स कलर, यानी जिसमें एक कलर हो उसका नाम होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। सिंगल कलर लाइट का नाम है मोनोक्रोमेटिक लाइट। और 7 कलर जब मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, और उसको हम लोग बोलते हैं वाइट लाइट। तो यहाँ जब भी कोई ऑपरेशन करेंगे, कोई लॉ पढ़ेंगे, कोई टर्म पढ़ेंगे, तो सिंगल कलर के लिए बात करेंगे। क्योंकि एक बार 7 कलर ले जाने से डायग्राम बहुत ही गंदा बनेगा, समझना असंभव हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिंगल कलर के यूज़ करते हैं। अब जरा रहा सवाल, तो ये समझ गए मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल कलर का लाइट, और वाइट लाइट मतलब कितना कलर का लाइट? 7 कलर का। अब यहाँ पर बहुत ही बेसिक बात है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात ज़रा समझिएगा, हल्का सा जूनियर क्लास का बात आपको मिलेगा, फिर आगे बातें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर मान लो यहाँ पर कोई सरफेस है, इधर से इधर सिल्वरिंग किया हुआ, पॉलिश किया हुआ है, मतलब लाइट यहाँ से पास नहीं होगा। अगर लाइट के हिसाब से आप देखिए तो कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, कुछ नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, मतलब यहाँ से लाइट पास नहीं होगा। यहाँ से कोई लाइट आ रहा है, हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्मल है सरफेस पर, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और लाइट रिटर्न बैक चला जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, जितने एंगल पर लाइट आता है उतने एंगल पर नॉर्मल के साथ जाता है। मतलब अगर इंसिडेंट रे, हम इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, जो लाइट रे आ रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और सिंगल कलर की बात करते हैं, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो जितना एंगल पे नॉर्मल के साथ आएगा इंसिडेंट रे, उतने एंगल के साथ नॉर्मल के साथ रिटर्न जाएगा। और रिटर्न जाने की इस प्रोसेस का नाम फिजिक्स की भाषा में क्या रखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है और वहाँ से रिटर्न चलाता है, इसी फिनोमिनन का नाम है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जरा सोचिएगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ग्लांस एंगल, इसको भी बोलते हैं ग्लांस एंगल। और आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि दोनों ग्लांस एंगल आपस में सेम होता है। फिलहाल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई? सिंपल, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है और फिर उसी मीडियम में लौट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट इन ए प्लेन। किसी एक प्लेन में तीनों एक ही जगह लाइज करता है, किसी एक ही पॉइंट पे लाई करता है। ये हमारा पहला लॉ है। सेकेंड लॉ कहता है बहुत ही सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। यहाँ आई का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये बहुत ही अच्छा वर्ड आपको बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ टर्म निकालेंगे। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते कोई सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये लाइट आ रहा है, अगर मान लेते 20 डिग्री बनाते हुए
तो निश्चित रूप से ये लाइट जो रिटर्न जाएगा ये एंगल भी कितना होगा 20 डिग्री, ये एंगल भी 20 डिग्री होगा, ये एंगल भी 20 डिग्री होगा। मतलब अगर हम इस लाइट रे को ऐसे कर दें जैसे नॉर्मल है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये नॉर्मल है, लाइट को तो हम ऐसे ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर लाइट को हम ऐसे ला रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे ला रहे हैं, मान लो 10 डिग्री है, 10 डिग्री, तो ये लाइट रे 10 डिग्री पर जाएगा, ऐसे 10 डिग्री पर ही जाएगा। बात ज़रा समझेंगे, 10 डिग्री पर ही जाएगा। अगर इसका मतलब ये हुआ सर, अगर लाइट एकदम नॉर्मल पर ही आएगा, थोड़ा ध्यान लगाना, उस वर्ड को थोड़ा लेट से हम बोलना चाह रहे हैं। अगर ये 10 डिग्री से आया तो 10 डिग्री पर जाएगा। जरा एक डायग्राम और बनाते हैं, उसके बाद हम वो टर्म बोल देंगे। जैसे नॉर्मल है, एकदम लाइट ऐसे आ रहा है, रुकिए, अगर लाइट ऐसे आ रहा है, लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो ये एंगल तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये लाइट एकदम ठीक उसी प्रकार से जाएगा, ये एंगल उतना ही बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट एकदम पूरी तरह से, अगर लाइट पूरी तरह से एकदम नॉर्मल पर ही आ जाए, इसी पर आ जाए, तो ज़रा होश हवास से बात करना, अगर लाइट इसी पर आ जाए, एकदम इसी पर आ जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा 0 डिग्री। इसीलिए बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हो रहता है कि जो लाइट रे सरफेस के नॉर्मली आता है वो रिफ्लेक्ट भी होता है क्या, नॉर्मली। एक अच्छा सा वर्ड अभी निकला, अभी तो बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाएगा। अगर कोई लाइट सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट भी होगा क्या, नॉर्मली। क्यों, अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, फेल हो जाएगा। हाँ, हमने बोला था ये ग्लांस एंगल अगर अल्फा मान ले और ये ग्लांस एंगल बीटा दोनों सेम होगा। वो कैसे होगा, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैसे सेम होगा। दोनों ग्लांस एंगल भी सेम होगा। बताओ एक मिनट, ये पूरा मिला के कितना डिग्री, तो अल्फा प्लस 20 गिव्स आपको क्या 90, और ये पूरा मिला के कितना, यानी बीटा प्लस 20 गिव्स आपको क्या 90। बात जरा समझिएगा, तो जब दोनों का RHS बराबर है तो स्वाभाविक LHS भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी अल्फा प्लस 20 इक्वल टू क्या, बीटा प्लस 20, बीटा बीटा कैल्सियम, और अल्फा इक्वल टू क्या हुआ बीटा। मतलब ग्लांस एंगल भी क्या होता है सेम। तो थोड़ा बेसिक बात ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको एक सिंपल सा टर्म सिखाएं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट जो बोल रहे हैं तो वाइट लाइट का यूज़ कर रहे हैं या मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ कर रहे हैं, साउंड प्लीज लिखिए टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्पीड में चलना है, अभी काफ़ी बेसिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखिए, when light incident on a surface, when light incident on a surface, when light incident on a surface and return back in the same medium, 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 then this phenomenon is called reflection of light. Then this phenomenon is called reflection of light. Then this phenomenon is called reflection of light. ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट रे आ रहा है, ये एंगल हमारा आई है, इधर से रिटर्न जा रहा है, ये एंगल आर है। डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे इसको अगर अल्फा बोलेंगे, थोड़ा कलर चेंज करके इसको बोलता हूँ, ये हमारा अल्फा है, और अगर इसको हम बीटा बोलेंगे, ये दोनों ग्लांस एंगल कहलाता है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, हियर आई का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। आप इंसिडेंट्स बोले या इंसिडेंट बोले, बात एक ही है। और आर का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ग्लांस एंगल, इसको हम लोग ग्लांस एंगल बोलते हैं।
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ग्लांस एंगल, दोनों इक्वल होगा। रेडी है? ये सरफेस को इधर से पॉलिश कर दिया ताकि लाइट पास ना हो सके। अब आप लिखिए टॉपिक बना के लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Laws of reflection of light. 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 नंबर 1 में लिखेंगे फर्स्ट लॉ, लिखिए एंगल इंसिडेंट रे कोम्मा, नंबर 1 में लिखिए, इसको फर्स्ट लॉ बोला जाता है, बहुत ही बेसिक अभी है। इंसिडेंट रे कोम्मा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies at the same point and in same plane, एक ही पॉइंट पर तीनों आके मिलता है और एक ही प्लेन में, फुल स्टॉप। नंबर 2 में लिखिए, जिसको आप लोग सेकेंड लॉ के नाम से जानेंगे। सेकेंड लॉ लिख दे सकते हैं आप, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और इससे जो हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकला है, जो एक जानने वाली पॉइंट ये निकला है कि पहला बात ग्लांस एंगल सेम होता है, कैसे सेम होता है आपने देखा, और दूसरा जो लाइट रे नॉर्मली आएगा वो रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, नॉर्मली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए नोट में लिखिए, ये लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली, a light ray incident normally to the surface, then reflect normally from the surface, then reflect normally from the surface। यहाँ देखिएगा, जैसे दो सरफेस है और यहाँ से लाइट रे आ रही है और इस पर नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, और ये एंगल हमारा है 60 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब रिफ्लेक्ट होगा, आप बताइए, जब लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, उससे जाके टकराएगा। चलो इसको M1 बोल देता हूँ और इसको M2 बोल देता हूँ, तो ये किससे जाके टकराएगा, M2 से। रुको बेटा, देखो M2 से जाके टकराया और टकराने के बाद फिर उसी रास्ते में लौट गया। इतना क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ तो उसमें जाके टकराया और टकराने के बाद फिर उसी रास्ता में लौट गया। तब आपसे कहता है ये वाला एंगल कितना होगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू बताइए। मेरे कहने मतलब समझे, यहाँ से लाइट आया, ये नॉर्मल है, उसमें टकराया और फिर उसी पाथ पे रिटर्न बैक हुआ, एकदम उसी पाथ पे बाउंस बैक हुआ। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, थीटा का वैल्यू बताइए 30 डिग्री आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। डायग्राम सब ड्रॉ कीजिए, देखता हूँ। क्वेश्चन बनाते चलिए, थोड़ा माइंड भी तेज चलाओ और कलम भी थोड़ा तेज चलाओ। 60 डिग्री इनके अकॉर्डिंग 60 डिग्री आया, इनके अकॉर्डिंग 60 डिग्री आया, आपके अकॉर्डिंग 30 डिग्री आया, आपके अकॉर्डिंग भी 60 आया। अच्छा,
1 मिनट। चलिए डायग्राम तो सब ड्रॉ कर लिया ना, आप ही से बात करके आप ही को सिखाता हूँ ना। पहले बताओ ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? कहाँ से होगा, कैसे होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। यस और नो? बेटा ध्यान लगाइए, एक कॉमा तक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब क्लास से बाहर निकलिएगा तो मुझे इतना विश्वास होना चाहिए जितना पढ़ाए हैं सब आपके माइंड में है। इसी तरह आपको समझना है ये 60 डिग्री क्यों हुआ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और अब बताओ, अब तो ये जानते हैं ना, ये तो आपको पता है, ये पूरा मिला के कितना डिग्री है? क्योंकि आखिर ये नॉर्मल किस पर है? इसी सरफेस पर ना। नॉर्मल किस पर है? इसी सरफेस पे। और इधर बैठिए, इसी सरफेस पर है। ये हमारा कितना डिग्री होगा? 30। और अब बताओ ये लाइट वहाँ पे जाके टकराया और फिर बाउंस बैक उसी रास्ते में हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब हुआ? बोलो। मतलब ये लाइट उस सरफेस पर नॉर्मली गया। अच्छा मैं आपसे ये कहूँ, अगर लाइट उस सरफेस पर नॉर्मली गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ कितना बना रहा होगा? बहुत बढ़िया, 0 डिग्री। तो फिलहाल एंगल ऑफ इंसिडेंट से कोई मतलब नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0 बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 बन रहा है, लेकिन ये सरफेस के साथ कितना बना दे रहा है? तब एक ट्रायंगल नहीं बन गया क्या? और जब ट्रायंगल बन ही गया तो आप एक काम कर सकते हैं, 30 + 90 + थीटा इक्वल टू क्या? 180। यस और नो? यस और नो? तो अब जरा देखिएगा, थीटा इक्वल टू 180 माइनस कितना? 90 - 30। बोलो कितना आ रहा है? 60 डिग्री। आप समझिए या नोट कर रहे हैं सिर्फ? रुकिए बात करता हूँ, इधर सुनो बेटा, रुको, हड़वा मत। ये कितना डिग्री था? 60। ये कितना हुआ? किसके अकॉर्डिंग? और फिर ये एक तरह से इसके लिए ग्लांस एंगल ही बोला है ना। पूरा मिला कितना होगा? 90। उसमें से ये कितना होगा? वहाँ ऐसा किया हो, इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। ये कितना होगा बोलो? 30। और जिस रास्ते में गया उसी रास्ते में बाउंस बैक हुआ, मतलब ये सरफेस पे जाके कैसे टकराया? नॉर्मल। तो नॉर्मल टकराया तो रिटर्न भी नॉर्मल हुआ। तो ये कोण कितना डिग्री हो गया? ये ट्रायंगल बन ही रहा है, तो ट्रायंगल मिला कितना होगा? 180। तो उसमें से थीटा कितना है? 60। नोट कर लीजिए फटाफट। क्लियर है? हाँ नोट कर लीजिए आंसर। थोड़ा स्पीड में रहिएगा, जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना अच्छा और उतना ज़्यादा बता सकेंगे। रेडी हैं? आगे बढ़े, इधर देखिएगा, सुनो। सारे बच्चे नोट किए थे कि नहीं? समृद्धि बताइए तब। इधर सुनिए, अगला टर्म समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम अब मिरर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली मिरर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप नहीं बोलिए तो थोड़ा ठीक रहेगा, पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि जनरली आप गलत बोलेंगे। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और क्या बोलिए? स्फेरिकल मिरर। जनरली बच्चे लोग को बोलने का मौका देते तो यही बोलता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। नहीं, आप ओरिजिन पे चलिए ना। प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए भाई साहब। तो सबसे पहले प्लेन मिरर से थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर से पूरा काम करेंगे। स्फेरिकल मिरर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू क्या? 2 पार्ट्स। इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन सा? एक कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बहुत ही बेसिक है, और दूसरा क्या बताओ? कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और क्या बोलो? कन्वेक्स मिरर। आप प्लेन मिरर को कैसे दिखाते हैं? पूरी तरफ प्लेन रहेगा, एक तरफ सिल्वरिंग क्या हो रहेगा। कनकेव मिरर को कैसे दिखाते हैं? यहाँ जगह कम पड़ रहा है ना, यहाँ देखिएगा। कनकेव मिरर को कैसे दिखाते हैं आप? ऐसे। कनकेव मतलब क्या होता है? केव मतलब क्या होता है बताओ? केव मतलब क्या? गुफा, धसा हुआ। जिधर फेस रखे वो धसा होना चाहिए। और इसको कौन मिरर बनाइएगा बताओ? कन्वेक्स। इसको इधर से लेपिंग करेंगे, ठीक है। इसमें वैक्स में होता उभरा हुआ, वैक्स में क्या बोलो? उभरा हुआ। तो इधर हमारा कन्वेक्स, इधर हमारा क्या? कनकेव। तो पहले तो हम लोग प्लेन मिरर की बात करेंगे, उसके बाद कनकेव मिरर, फिर कन्वेक्स मिरर, सब पे बात होगा। ये डायग्राम ड्रॉ करो, मिरर बना के डायग्राम ड्रॉ करो। रेडी है? देखिए
बेटा सबसे पहले कहाँ पे हम लोग काम करेंगे आज? कनकेव, प्लेन मिरर में, उसके बाद आगे। यानी मिरर को हम लोग बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो। कौन कौन? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट है, कौन कौन? कनकेव और कन्वेक्स। अभी तक बातें आपको थोड़ा 9-10 से मिलता जो नज़र आ रहा है। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, यहां देखिएगा। अच्छा पहले एक बात बताओ, इमेज कब फॉर्मेशन होगा? इमेज का फॉर्मेशन कब होगा? अगर ये आपसे पूछा जाए इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, तो आप ये बोलिएगा जब दो रिफ्लेक्टेड रे जब मीट करता है, दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मीट करता है वहीं पर क्या बनता है? इमेज। यहाँ पर ज़रा समझिएगा, सपोज करो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और ये मिरर है, प्लेन मिरर, यहाँ पी एम मीन्स हुआ प्लेन मिरर, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस इसका रहा होगा, मान लेते हैं एक्स है। अब इसका इमेज बनाना है, तो हमेशा जब भी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो दो रे को हम लोग लिख चलते हैं। पूरे ऑप्टिक्स में डायलॉग आपका चलेगा, जो दो रे की हालात है वही सबकी हालात रहेगा। हालांकि किसी ऑब्जेक्ट से बहुत सारा लाइट निकलता है, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं, लेकिन विचार हम लोग कितना पे करेंगे? दो पर। एक लाइट रे को ऐसे ला रहे हैं और दूसरा लाइट रे को ऐसे ला रहे हैं। अच्छा से देखते रहिएगा। अब बताओ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल का कलर ही ले लेते हैं अलग, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ज़रा बताएं आप, अब ज़रा बताएं, ये एंगल जितना होगा या ये एंगल जितना होगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्शन होगा। अगर रिफ्लेक्शन इधर होगा तो ये एंगल भी वही होगा ना भाई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर इधर भी उसी तरह कहानी कुछ होगा, ये एंगल सेम होगा। अब आप बताओ, मिरर पर जो दोनों लाइट रे पड़ा, एकदम प्रॉपर सीखिएगा, जब मिरर पर दोनों लाइट रे पड़ा तो लाइट रे क्या डायरेक्टली रिफ्लेक्शन के बाद कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं। तो जब दो रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली मिल जाता है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और अगर दो डायरेक्ट नहीं मिलता उसके बाद इमेजिन करना पड़ता है, तब जो इमेज बनता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज या उसको इमेजिनरी इमेज के नाम से जानते हैं। तो अब जरा आप ही सोचिए, यहाँ पर इधर तो नहीं मिल रहा है तो इसको बैक लाना पड़ेगा, इसको बैक लाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस बनता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ लग रहा है। यहाँ पर आकर मिलता हुआ फील हो रहा है। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये डिस्टेंस भी आपको एक्स ही मिलेगा। अब बताओ, यहाँ जो इमेज बना, आई जो बना, ये रियल बना कि वर्चुअल बना? क्यों बना वर्चुअल इमेज? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों बना वर्चुअल इमेज? तो मुझे एक बात बताओ, मैं तो बताओ, इमेज बनाने दो ही तरीका है। अगर दो रिफ्लेक्टेड डायरेक्ट मिल जाए तो उस इमेज का नाम रियल इमेज बोल दो। दो डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड नहीं मिलता है और उसको रिट्रेस करना पड़ता है, उसको इमेजिन करना पड़ता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा करके, तब जो इमेज बनता है उसका नाम है क्या? वर्चुअल इमेज। तो बोले वर्चुअल बना, वर्चुअल बोलो चाहे इमेजनरी बोलो, बात एक ही है। और इमेज आपका वर्चुअल बना, इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है? पहला बात, ये इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। और कान खोल के सुन लीजिएगा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, हमेशा सीधा होता है। और अभी फिलहाल जान लीजिए आप, इक्वल इन साइज बनता है। जैसे प्लेन मिरर की बात आप करते हैं तो प्लेन मिरर में सुबह शाम दोपहर 3 बार तो स्टाइल मारवे करते हैं आप, ब्रश करते मारते 3-4-5 बार हो जाता होगा। ना 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 क्या कर रहा है, मत मारो, इसे कौन बोल रहा है, ठीक है। तो मिरर के पास आप खड़ा होते हैं जनरली, तो आप अपने आप को देख सकते हैं वहाँ पर कि जितना बड़ा आपका फेस है, जितना बड़ा आपका बाल है, जितना बड़ा आपका दांत है, ब्रश आप कर रहे हैं वही दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इमेज बनता है इक्वल इन साइज, यानी आप बोल सकते हैं सेम इन साइज, सेम इन साइज। यहाँ जो इमेज बनता है सेम इन साइज, आगे जरा ध्यान लगाना भाई, सेम इन साइज इमेज बनता है। और सबसे बड़ा बात है, मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज इक्व डिस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब हो गुरुजी? इसका मतलब क्या होगा गुरुजी बताओ?
मतलब मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर आपका बनता है क्या है, इमेज। लेकिन इमेज जो बनता है वो सेम इन साइज तो होता है, लेकिन एक चीज देखिएगा, वहां होता है लिटरली अपोजिट। लिटरली अपोजिट का क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहता हूं। लिटरली अपोजिट का मतलब ये है कि जैसे आप देखिएगा, आप उसके सामने खड़ा हो गए तो इमेज आपको दिख रहा है जैसे आप है वैसे, तो आप ही सोचिए मेरा ये जो राइट हैंड इधर है, उसका राइट हैंड किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा ना। मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, अगर हम इधर से खड़ा हो गए तो देखिए आ गया कि नहीं इधर, सेम चीज आपको समझना भाई साहब, ध्यान लगाइए। तो मेरा राइट हैंड इधर है तो उधर से राइट हैंड इधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, तो लिटरली अपोजिट। एक टर्म आता है इन्वर्टेड, बहुत बच्चे आप लोग मैट्रिक क्लास में तो सीखे होंगे। इन्वर्टेड मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसका उल्टा इमेज बनेगा, कंप्लीट उल्टा। जैसे पैर पे खड़ा है तो डायरेक्ट आपको मुड़ी पे खड़ा नजर आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड बनता है क्या इसमें, नहीं, इसमें बनता है लिटरली अपोजिट। कैसा बनता है बताओ, लिटरली अपोजिट। लिटरली अपोजिट बनता है सेम इन साइज बनता है और इक्व डिस्टेंट रहता है, मतलब जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी दूरी पर आपका क्या है, उतनी दूरी पर इमेज है, उतने दूरी पर आपका इमेज बना हुआ है। एक मिनट, तो यानी इक्व डिस्टेंट होता है, आप बोल सकते हैं इक्व डिस्टेंट। इक्व डिस्टेंट होता है, जितना दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर बनता है क्या, इमेज। ये सारे प्रॉपर्टीज है। अगर वहां पर आप P ऐसे रखिएगा मिरर के सामने, P ऐसे, तो बोलिए ऐसे P दिखेगा कि Q दिखेगा, Q दिखेगा, ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। उल्टा मतलब लिटरली उल्टा, इन्वर्टेड नहीं। इन्वर्टेड क्या, जैसे ही पेन है ऐसे, तो इन्वर्टेड मतलब कंप्लीट ऐसे दिखेगा, तो वो चीज नहीं होता है। कलम देखिए जरा, जैसे वहां पर देखिए, अगर आप अरे ढक्कन हो तो लूजिए, तो क्या करेंगे, लो फट, देखो यहाँ देखो, जैसे वहां पर आप ऐसे रखिएगा, ऐसे रखिएगा, ऐसे इसको देखिए, इसको देखिए, तो आपको क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, यही चीज। ये नहीं कि ऐसे रखें तो ऐसे दिखेगा, जब ऐसा दिखेगा तो इसको क्या बोलते हैं, तो वो चीज नहीं है। अगर आप ऐसे रखें तो ऐसे दिखेगा, लिटरली अपोजिट। तो पहले आप हेडिंग क्या लगाएं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अब यहां पर एक जो सबसे बड़ा बात बोलने जा रहा हूं, पहले डायग्राम आपको बनाने देंगे। अच्छा बताओ, ये क्या होगा भाई, नॉर्मल 1 और ये क्या होगा, नॉर्मल 2, यस और नो। ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले, तुम ये डायग्राम ड्रॉ करो। इसका नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। लाइट को सीखना आपको ज्योमेट्री के द्वारा। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इधर जाता है, हल्का सा आगे, आप अच्छा बना सकते हैं। बना लिया डायग्राम, लिखिए। अब आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। पूरा लिखो बेटा, छूटना नहीं चाहिए, पूरा लिखो। हाँ, थोड़ा कलम तेज, हल्का तेज चलाइए। डायग्राम बनाने से थोड़ा सावधानी, लेकिन बाकी टाइम में कलम थोड़ा तेज लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, properties of image in plane mirror, properties of image in plane mirror, properties of image in क्या बोलिए, प्लेन मिरर। लिखिए नंबर 1 में, नंबर 1 में लिखिए, virtual image is formed, virtual image is formed, virtual image is formed। पॉइंट नंबर 2, इमेज इज इरेक्ट, सीधा। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट। इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट होता है। सेम इन साइज, साइज में क्या होता है बोलिए, सेम। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ा इमेज। लिटरली अपोजिट, लिटरली अपोजिट। कौन अपोजिट बच्चों, लिटरली। अरे अगर ये मिरर है यहाँ पर ऐसे और यहाँ रखे हैं P, तो इधर आपको बनेगा इमेज क्या, Q। ऐसा, ऐसा बन जाएगा इमेज, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है बताओ, इमेज।
इमेज, ऐसा, यस और नो, P इधर तो Q ऐसे बनेगा। पॉइंट नंबर आ जाइए 5 में, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्विडिस्टेंट, image and object are equidistant, image and object are equidistant from the mirror। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जितना दूरी पर आप ऑब्जेक्ट रखे हैं, मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखे हैं उतनी दूरी पर क्या बनेगा? इमेज। अब यहां से थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लाते हैं इसमें, देखिए ध्यान से, हेडिंग लगा दीजिए, रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जरा एक कंसेप्ट लाते हैं, क्वेश्चन बड़ा सुंदर बनता है। रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं आप, रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जस्ट हेडिंग लगाइए ताकि आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए मुझे एक बात बताइएगा, जैसे यहाँ मिरर है, ठीक है, यहाँ एक मिरर है, और जब वहाँ पर मिरर है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप जो बोलना चाह रहे हो हम कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक आदमी है, ठीक ना, जो आप बोलना चाह रहे हैं पढ़ाने दीजिए, हम कर देंगे। ये मिरर है, प्लेन मिरर है। अगर ये मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इसका इमेज बना। एक मिनट ज़रा समझिएगा, तो अगर ये चलेगा v वेलोसिटी से तो ये भी चलेगा क्या? v वेलोसिटी से, यस और नो? एकदम सिंपल सोचिए, रियल लाइफ से जोड़िए। पहले जो बोलना चाह रहे वही काम कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए, सुनो प्लीज, प्लीज सुनो। वो बोला चलाने से ना जब कटेगा तो बैठा देगा, तो बर्दाश्त कीजिए, आप लोग के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर सुनो, मेरी बात अब सुनिए। जैसे मान लो मिरर यहाँ पर है, ध्यान लगाना बच्चों, और अगर मिरर की ओर हम चल रहे हैं तो इमेज भी आ रहा है, तो जिस रफ्तार से हम चलेंगे उसी रफ्तार से इमेज चलेगा। अगर आप तेज चलेगा तो इमेज भी तेज चलेगा। लेकिन थोड़ा रिलेटिव मोशन का कुछ चक्कर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा और उसको बच्चा लोग रट लेता है, रटने से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट चल रहा है v वेलोसिटी से, तो इमेज कितना से चलेगा ऐसा आपसे पूछेगा, तो इसको समझना है। पहला नंबर, अभी मिरर को हम रेस्ट मान के चल रहे हैं। पहले वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 यहाँ पर है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम भी मान के चल रहे हैं। अब ज़रा ध्यान लगाना भाई, आपसे पूछ देगा, प्यारे बच्चों अलर्ट रहिएगा। अगर आपसे पूछेगा नहीं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताइए, आपसे पूछ देगा नहीं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज बताइए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे ऑब्जेक्ट जब चल रहा है v वेलोसिटी से, तो इमेज कितना वेलोसिटी चलता वो फील आएगा ऑब्जेक्ट को, ऐसा पूछा जाएगा। तो यहाँ सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी बात करता हूँ। तो अच्छा बताइए, ये तो क्लियर है, अगर ये v से चल रहा है तो ये v से चलेगा, लेकिन अगर इस डायरेक्शन का प्लस रहे तो इसको क्या ले लेंगे? माइनस। किसी को प्लस और माइनस तो लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो ये हम निकालना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होगा? वी आई माइनस क्या? वी ओ, एस और नो। तो यहाँ पर देखिएगा वी आई का वैल्यू कितना है? माइनस वी, और ऑब्जेक्ट का कितना है बोलो? ये कितना हो बोलो? -2v। इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा वी ओ माइनस क्या? वी आई। रिलेटिव वेलोसिटी बात हो रहा है, कौन वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो वी ओ यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हमारे पास है? वी, और माइनस देंगे, और इमेज की वेलोसिटी कितना है? -v। तो अब बताइए यहाँ पर v प्लस v यानी कितना होगा? 2v। सुनो, यहाँ किसकी वेलोसिटी जानना चाह रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट का। किसके रिस्पेक्ट में? तो कितना आ रहा है? 2v। यहाँ किसे जानना चाहते हैं? इमेज का। किसके रिस्पेक्ट में? कितना आ रहा है? 2v। -2v तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट बता रहा है। आप मेरा वर्ड को समझने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर वेलोसिटी, अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला? वी ओ माइनस क्या? वी एम। हल्की सी रिलेटिव मोशन का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप बताइएगा वी ओ का वैल्यू कितना है? वी एम। और मिरर तो रेस्ट में है, मिरर तो रेस्ट में है भाई, मिरर का तो मोशन हमने किया शामिल, तो कितना आ रहा बोलो? वी। अरे बताओ मिरर को क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट कितना वेलोसिटी से आ रहा है? वी से।
क्योंकि मिरर तो रुका हुआ है, मिरर तो रुका हुआ है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पूछेगा नहीं हमको बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या फॉर्मूला होगा? वी आई माइनस क्या वी एम। वी आई का वैल्यू कितना होगा? माइनस वी, और वी एम का कितना होगा बोलो? 0। इसका भी कितना आ रहा है? माइनस वी। मतलब सिंपल ये समझिए, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का भी वी है और इमेज का भी वी है। लेकिन ये वर्ड अच्छा से पकड़ लीजिए, अगर बोलेगा ऑब्जेक्ट का बताइए इमेज के रिस्पेक्ट में तो टू भी, और इमेज के बताइए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो टू भी। तो कई एक बार इसमें बच्चा चकमा खा जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा वी वेलोसिटी से तो इमेज कितना से जाएगा भाई? तो टू भी से जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। मिरर के रिस्पेक्ट में कितना से जाएगा? वी से। थोड़ी सी मिरर में हम रिलेटिव मोशन का यूज कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स का यूज कर रहे हैं। क्या बात समझे? अभी हम ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा जाएंगे। इसका नाम ही है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब क्या? आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसका मतलब क्या? मतलब लाइट पढ़िए किसके मदद से? ज्योमेट्री के मदद से। लाइट पढ़िए किसकी मदद से? ज्योमेट्री की मदद से। ज्योमेट्री के द्वारा लाइट का कंसेप्ट को पूरा सीखिए। ये ज़रा चीज़ें आप नोट कीजिए पहले। रेडी हैं? ये चीज़ें पर थोड़ा अभी तक में जो बात हुआ थोड़ा हल्का सा स्टैंडर्ड आया है, हल्की सा स्टैंडर्ड आया, तो वो भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग जिस लेवल में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग बहुत अभी सिंपल है। सिंपल समझ लो, ऑब्जेक्ट चल रहा है भी से तो इमेज भी चलेगा भी से। इन किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं बोल दूँ इमेज की रिस्पेक्ट बताओ उसका स्पीड, तो क्या होगा? ऐसे सोचिए, ऐसे समझिए, जैसे मिरर यहाँ रुका हुआ है, ठीक है, और आप इधर से आ रहे हैं भी वेलोसिटी से, तो यहाँ कोई आदमी जो खड़ा होगा उसको क्या नजर आएगा? भी से आप आ रहे हैं। लेकिन आप इधर से भी आ रहे हैं, वो और इधर से भी आ रहा है, तो जानते हो उसका कैसा फील होगा? टू भी। ये वही वाला बात हुआ, ट्रेन वाला जो बात है। अगर दो ट्रेन है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपोजिट आ रहा है, और आप मान लो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आपको लगेगा उस ट्रेन का स्पीड क्या है? ज़्यादा है। ऐड होकर फील होता है। और उसका भी लगेगा, उस आदमी लगेगा उस ट्रेन का स्पीड क्या है? ज़्यादा है। कभी बार तो एकदम गुस्सा आता है, मेरा कोढ़िए में लगा रही, जरा तेज़ी चलाता है, देखो उसका कहना छक 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 से जा रहा है। वैसा कुछ नहीं है। अगर आपका गाड़ी का रफ्तार है सपोज करो 80 किलोमीटर पर आवर और उसका गाड़ी रफ्तार है 70 किलोमीटर पर आवर, तो आपको फील कितना हो रहा है? 180 प्लस 70 कितना हो रहा है? 150। उतना फील हो रहा है, 150 किलोमीटर पर आवर फील हो रहा है, और उसको भी उतना फील हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में दोनों का स्पीड बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो इधर से आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो इसको फील होगा कितना से आ रहा है? 2b से आ रहा है, क्योंकि ये भी करीब आ रहा है, ये भी करीब आ रहा है। लेकिन जो आदमी यहाँ पर ऑलरेडी खड़ा है उसको क्या फील होगा? भाई 2b से आ रहा है, भी 2b से आ रहा है। यस और नो? जैसे ट्रेन वाली बात मैंने किया, जो आदमी प्लेटफॉर्म में खड़ा है और दोनों ट्रेन को देख रहा है, तो क्या उससे ज़्यादा स्पीड फील होगा? उसको लगभग करेगा कितना से जा रहा है, उसको लगभग ओरिजिनल फील होगा। ये मेरे बात का हम समझे? अच्छा, अब जरा लाता हूँ, ये तो सिंगल प्लेन मिरर की बात किया। अब आपको लाता हूँ, बहुत सारे इमेज बनता हुआ आप देखते हैं, जैसे सैलून में या ब्यूटी पार्लर में आप लोग जाते हैं, जिसका जहाँ शौक है, जहाँ जाता है लोग, वो तो शौक से ही जाता है ना। अच्छा ठीक है, अगर वो नेसेसरी आपका है तो पर भी जाइए, शौक है तो पर भी जाइए। हेडिंग लगाइए, बताता हूँ। लिखिए नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेज। यहाँ देखिएगा, ये कंसेप्ट सीखिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, ये मिरर हमारा M1 है, और यहाँ पर एक दूसरा मिरर है, ये मिरर हमारा क्या है? M2 है, और ये एंगल कितना है? थीटा। ध्यान से सुनो बच्चों। और यहाँ पर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, जरा गौर से समझिएगा, और ये मिल रहा है पॉइंट है। हमको चाहिए नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों 360/θ - 1, और एक है 360/θ ओनली। सुनो, अभी दिखाएंगे आपको खेला। सैलून में जाते हैं ना, या ब्यूटी पार्लर में बहन लोग जाती है, एक ही आदमी, इसमें कौन आश्चर्य वाला बात है, कौन बड़ा बात बोल दिया, क्या बहुत बड़ा बात है।
उसका औकात ही वही वाला है। यार सुनो ठीक है। अच्छा चलो उधर नहीं जाना है भाई, उधर ज़्यादा मत ले जाओ। n बराबर 360 बाई थीटा माइनस प्लेज। हमारे पास बहुत सारा बात करने का है, फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान दीजिए। n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1 और n इक्वल टू 360 बाई थीटा। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे इमेज का, और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये तो आप पूछेंगे ना भाई। आइए मैं आपको उसका ट्रिक्स बताता हूँ। पहले 360 ही क्यों, एक राउंड का एंगल कितना होगा बताओ, साउंड प्लीज। 360 एक राउंड का एंगल कितना होता है बताओ। सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो थीटा की वैल्यू हम रखे हैं 60 डिग्री, तो जरा रफ कर लो इधर 360 बटा जरा 60 कर लो, कटिंग करो कितना आ रहा है 6। ऑड है कि इवेन है बोलो, तो जो इवेन रहेगा तो वो फॉर्मूला चलेगा। 360 बाई थीटा का वैल्यू अगर इवेन रहेगा तो वो फॉर्मूला चलेगा। तो यानी इमेज हमारा कितना बनेगा भाई, -1 यानी कितना बोलो 5। सुनते रहिए प्लीज। और अगर मान लो एंगल बन रहा है सपोज करो 40 डिग्री, यहाँ इमेज बन रहा है मान लो 40 डिग्री एज एग्जाम्पल, तो फिर से करो रफ में 360 बाई क्या 40 और कितना आ रहा है बोलो 9। ऑड है कि इवेन, दैट इज योर आंसर। लेकिन बात खत्म यहीं पर नहीं होता है। क्या सर हमेशा होल डिजिट आ ही जाएगा, अगर मान लेते ऐसा रहेगा, सपोज करो यहाँ पे एंगल बन रहा है 50 डिग्री, तो हम 360 बाई 50 करेंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब बोलो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, आने कितना 7.2। 7.2 को राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करो कितना आएगा 7 ऑड है इवेंट, दैट इज योर आंसर। इमेज हमेशा ऑड में आएगा। अच्छा सर अगर मान लिया ऐसा कुछ आ जाता, सपोज करो यहाँ पर एंगल लेते हैं 70 डिग्री, आपके मन में जितना क्वेश्चन आएगा सबका जवाब दे रहा हूँ, तो 360 बाई हम 70 कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 7 × 35 कितना उतरेगा बोलो, 1 उतरेगा 10 ना, तो एक ही बार में 5 पॉइंट क्या 1, तो राउंड ऑफ कितना होगा 5। अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए, सपोज करो ऐसा आ जाए 4.5 या 3.5 आ जाए, बीच वाला आ जाए, बीच वाला वैल्यू आ जाए, तो क्या करोगे सर, तो फिर राउंड ऑफ ही करना है ना, अब आगे कुछ नहीं करना है। लास्ट में अगर 5 और उसके पहले क्या है, अरे 4 तो जाने रहे, इवेन 4 तो हम जाने रहे, इवेन है क्या ऑड बताइए, तो क्या करते हैं 5 को हटा देते हैं, तो यानी कितना होगा 4, तो -1 करना पड़ेगा, कितना होगा बताओ 3। राउंड ऑफ का कंसेप्ट लगा के अपना इमेज निकालते जा रहे हैं। और यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट में कितना है बताओ बोलो 5, इसके पहले क्या ऑड, एक बढ़ा देंगे कितना होगा 4, फिर -1 कितना होगा बोलो 3। कितना इमेज बन रहा है 3। यस और नो। जैसे राउंड ऑफ किया तो कितना आया, अच्छा 4.5 का राउंड ऑफ 5 नहीं आएगा 4 आएगा। इसका रूल है कि अगर लास्ट में 5 और उसके पहले इवेन हो तो 5 को हटा दिया जाए, यही इसके नियम हैं। आगे और कोई बात नहीं हो सकता है मेरी बहन, ध्यान लगाइए। 3.5 का राउंड ऑफ करके 4.5 का राउंड ऑफ 4 होगा, राउंड ऑफ 4 होगा। दोनों में फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क वहाँ नहीं पड़ता है, राउंड ऑफ करने से इक्वल हो जा रहा है, राउंड ऑफ करने से इक्वल हो जा रहा है। 4.5 का राउंड ऑफ शगुन 4 होता है और 3.5 का राउंड ऑफ शगुन जी 3 होता है। बेटा दुलार से बोलता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ठीक है, एक बढ़ा देना है और बढ़ा, फिर इवेन तो इमेज बनेगा नहीं, -1 कर देना है, यानी कितना होगा 3। अच्छा सर हमको वो वाला बताइए ना जिसमें कि हम लोग एक कुर्सी पर बैठते हैं सैलून में और ढेर सारे नज़र आते हैं भाई। अगर एक केटी पर साथ बैठा, बेटा आगे नज़र आ रहा, पीछे नज़र आ रहा, बहुत सारा, कभी उड़ा हुआ, कभी पीछे वाला, कभी क्या, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं बताओ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या दढ़िया रंगा गया है। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो भाई, तो क्यों बनता है, क्यों बनता है जरा देखिएगा। ऐसे कहानी है, यहाँ पर एक मिरर रहेगा और यहाँ पर एक मिरर रहेगा, हल्ला नहीं बच्चा है, बोलो मत प्लीज। यहाँ पर मिरर रहेगा और बीच में आपका चेयर है और यहीं पर आप बैठे हैं, यस और नो। हाँ दोनों साइड मिरर रहता है, फ्रंट में भी और बैक में भी मिरर रहता है। तो सिंपल बात है, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटजी नहीं है। पहले बताओ ये वाला इमेज आपका बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा।
तो इसके सामने तरफ मुंह है तो मुंह को बना रहा है, इसके सामने तरफ बैक साइड है तो बैक का बना रहा है। लेकिन पहले आपको इससे सिखाता हूँ और फिजिक्स से सिखाता हूँ। जैसे मान लो दो पैरेलल रे हो जाता है तो एंगल कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री। यस और नो? साउंड प्लीज, यस और नो? तो आप बताओ, नंबर ऑफ इमेज बनाएंगे तो 360/0 होगा, 0 0 कट जाएगा, 36 नहीं आएगा जी। ये लोग गजब। अच्छा ये बताइए, एक मिनट। हाँ मैं तो भूल गया, रुको नहीं, यहाँ सुनो ना। अच्छा 360/10 रहेगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ क्या दर्द हो रहा है भाई? अरे भाई मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, अपने मैथ वाले टीचर से पूछ लेना सब, ये 0 क्यों नहीं कट रहा है? अरे मैं जो पूछ रहा सुनना, नोट डिफाइन ऑफ फुल डिफाइन, सुनना। सुरुज बोल रहे हैं, वो तो गर्म हो गया लग रहा है। अच्छा ठीक है भाई, मैथ के टीचर से बहुत लगाव उसका, बहुत प्यार है, समझिए। अच्छा भाई सुन सुन सुन, ठीक है, तुम्हारा डर से हमको समझ में आने लगा है। यहाँ देखो 360/0 डिफाइन करेंगे कितना होगा बोलो? इनफिनाइट। एगो बन रहा है कि बहुत सारा बन रहा है? बहुत सारा। अभी तो फॉर्मूलाज देखिए, अब लॉजिक्स देखिए। जैसे हमारा मिरर है, सुनो क्या होगा, एक लाइट रे से टकराया और फिर रिटर्न बैक इसमें आएगा, फिर टकराएगा, मल्टीपल टकराते रहेगा और इमेज बनते रहेगा। एक बार आपका फ्रंट का, एक बार आपका बैक का, आगे देखो पीछे देखो। लेकिन हाँ, वो ऐसा सैलून में चले गए जो मान लेते पीपल के पेड़ के पास लगाता है, ठीक है, तो बेटा आगे आगे शीशा रहेगा, पीछे ये नहीं है, तो पहले एक ही तरफ नजर आएगा, तो वही शीशा खोल के पीछे दिखाएगा, देखिए सर कैसा लग रहा है। एक मिनट, तो डिपेंड करता है कि आप कैसा सैलून में बैठे जा करिए। लिखिए पहले नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 में लिखिए व्हेन, नंबर 1 में लिखिए व्हेन 360/θ, when 360/θ is even, when 360/θ is even, then n equal to, then यहाँ से n equal to 360/θ minus 1, n equal to 360/θ minus 1। yes or no? पॉइंट नंबर अगला, पॉइंट नंबर अगला, when 360/θ, when 360/θ is odd, then n equal to 360/θ। हो गया? ये फिगर ड्रॉ कर चुके हैं आप, फिगर ड्रॉ कर लिए बेटा, थोड़ा स्पीड में रहिए। फिगर ड्रॉ कर लिए? अब आप लिखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस लिखिए व्हेन बोथ मिरर इज पैरेलल, व्हेन बोथ मिरर इज पैरेलल, व्हेन बोथ मिरर इज पैरेलल, जब दोनों मिरर पैरेलल होगा, देन बताओ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 0 डिग्री। चलो भाई यहाँ एक आदमी बैठा दो, हो गया, निकालो। n इक्वल टू 360/0, 0 से भागा लगा दो, कितना होगा बोलो? इन्फिनाइट। यस और नो? एक इमेज की बहुत सारा, बहुत सारा। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए
एक क्वेश्चन लिखिए इफ एन ऑब्जेक्ट is in between two plane mirror then find number of image if angle between mirror is नंबर 1 में 40 डिग्री, नंबर 2 60 डिग्री, नंबर 3 50 डिग्री 50, नंबर 4 70 डिग्री। बना लीजिए फटाफट। बताइए फर्स्ट में कितना थीटा की वैल्यू 40 डिग्री, यहाँ रफ करो साइड में, ये हो जाएगा 360/40 करो, कितना आ रहा है बताओ? 9। ऑड है गिवन, बोलिए, और डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, कितना हो गया बोलिए? 9 इमेज। नंबर 2 में कितना एंगल बन रहा है बताओ? 60 डिग्री, यहाँ रफ करो, 360/60 कितना आ रहा है बताओ? 6। तो उसमें क्या फॉर्मूला चलेगा बताओ? 360/θ -1, 360/60 -1, n = 6 - 1 = 5। नंबर 3 में क्या निकालना बोलिए? कितना डिग्री है? 50 डिग्री। तो बताइए हम लोग 360/50 करेंगे, कट कुट के कितना आ रहा है? 7 × 5 = 35, 7.2। राउंड ऑफ करके कितना बोलो? 7। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ता हूँ। अब आप लिखिए कंसेप्ट अबाउट कनकेव मिरर। बाकी 4 नंबर बना लीजिएगा। कंसेप्ट अबाउट कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, केव माने क्या होता है? गुफा, धंसा हुआ। यहाँ देखिएगा, ध्यान से सुनो, ये हमारा कनकेव मिरर है। चलो इसको वाइट कलर से इधर सिल्वरिंग कर देता हूँ, लेप लगा देता हूँ, कुट लगा देता हूँ, कुट 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 कुट। सुनो, इधर कुट लगा दिया। पहला बात सुनो भाई, मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है, भाई बातचीत नहीं, अब मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। अच्छा, ये तो गोला का एक हिस्सा है ना जी, ये गोल का हिस्सा है ना, तो इसका कहीं ना कहीं बनेगा क्या? सेंटर। तो सेंटर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन है, सेंटर और पोल को जो मिलाने वाला लाइन है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान लगाइएगा, कौन एक्सिस बोलिए? प्रिंसिपल एक्सिस। गौर से सुनिए। चलो इसका नाम रख रहा हूं ए और बी। अगर हम यहां से लाइट रे को ला रहे हैं तो सुनो, यहाँ से बारीकी से बात को ध्यान समझिए। जब लाइट रे टकरा रहा है और टकरा के रिटर्न आ रहा है, अगर बहुत सारा लाइट रे जाएगा तो टकरा कुछ उधर भी जाएगा, कुछ इधर भी आएगा। क्या गारंटी है सारा लाइट रे इधर ही चलाएगा? बोलिए। जैसे हम टॉर्च मारा, बहुत सारा लाइट रे गया, टकराया, कुछ लौट के इधर भी गया, कुछ इधर भी गया। फिलहाल मैं एक लाइट रे पर बात करता हूँ। टकराने बाद इधर से मान लो रिटर्न आया, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करता है
प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करता है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। अभी कलम रोकिए, अच्छा सीखिए। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो लेंथ है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यानपूर्वक सुना जाए, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेंटर से, इधर सुनो, अगर मान लेते कोई स्फीयर है, इस सेंटर से कोई भी लाइन ले जाइएगा ना तो हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। इधर भी आ रहा तो परपेंडिकुलर, इधर भी आ रहा तो परपेंडिकुलर। तो उसी प्रकार इस सेंटर से अगर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ये नॉर्मल होता है मिरर पे जाके। चलो इस पॉइंट का नाम एन डाल दिया। सेंटर से हमेशा लाइन जब खींचिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो मिरर पे जाकर नॉर्मल होगा। बेसिक बात को सीखिए अच्छा से। तो स्वाभाविक यहाँ पर एक एंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम होगा एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंट। और इसको आप लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ क्या बताइए? रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ क्या बोलिए? फिलहाल अभी उसकी ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी हमारा पोल है, मिडिल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड क्या? पोल। चूंकि स्फीयर का एक पार्ट है तो जो सेंटर बनता हुआ दिख रहा है उसी सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ क्या? कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है पोल से सी तक का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि R इक्वल टू होता है 2F। लेकिन आपके स्कूल एग्जाम में प्रूफ करने बोलता है, आपको स्कूल एग्जाम में प्रूफ करने बोलता है कि प्रूफ करो कैसे होता है R इक्वल टू 2F। सारी बात हम बताएंगे। यहाँ पे किस का क्या नाम है ये तो बहुत बेसिक है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी सारी चीज समझ के चलना चाहिए। पहला बात, P का नाम क्या होगा बताइए तो? पोल। F का नाम क्या होगा? फोकस। फोकस, F का नाम होगा फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। और अब जरा समझिएगा, C का नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी पी इक्वल टू आर जिसका नाम क्या है बताओ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ क्या बोलिए? कर्वेचर। एफ पी इक्वल टू है, एफ पी इक्वल टू छोटा एफ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते बताओ? फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, ये सब वर्ड क्लियर होना चाहिए माइंड में। फोकल प्लेन आपको अलग से बना के दिखाएंगे। यहाँ चीज समझ रहे हैं? बाकी IR तो आपको पता है, वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक चीज और देखिएगा, ये वाला जो लाइन है ऑलमोस्ट सेंटर से आना चाहिए, अगर नहीं भी आएगा तो आप माफ करना। इसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर। यानी ए सी बी कहलाता है एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर नहीं समझ में आता ना तो सीधा समझिए मिरर की माउथ। मिरर की माउथ, जैसे सब लोगों की माउथ है, चूहा का माउथ है, कुत्ता का माउथ है, शेर का माउथ है, हम लोगों का माउथ है, सबका अपना अपना माउथ है, अपना अपने हिसाब से खाता है। तो सभी के एपर्चर बराबर होगा या अलग अलग? अलग अलग। और सबसे बड़ी बात है, सुनो भाई, मिरर का एपर्चर को हमेशा हम लोग बहुत स्मॉल लेके चलेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है तुरंत हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा नाम आप समझ गए कि किसका नाम क्या है। यहां पर एक टर्म आता है पारा एक्सियल रे, जरा समझिएगा, पारा एक्सियल रे और एक होता है मार्जिनल रे। ये जरा समझना भाई, किसको बोलते हैं पारा एक्सियल रे और किसको बोलते हैं मार्जिनल रे। हम ये वाला स्लाइड में आपको सिखा रहे हैं, बातचीत होना चाहिए। जैसे मान लो यहां पर कनकेव मिरर हम लिए हैं, हल्ला नहीं, और ये पोल है और एक लाइट रे यहां पर आ रहा है, ठीक है, और एक लाइट रे यहां पर आ रहा है। आपसे जो पूछेगा जरा जवाब दीजिएगा। और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन हम दोनों जगह ड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए इधर यहाँ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस एंगल को हम θ1 बोले और इस एंगल को θ2 बोले, जगह भी बहुत कम है वहाँ पर, उस एंगल को θ2 बोले, क्या बोले, θ2, तो बताइए आपको कौन सा एंगल ज़्यादा दिख रहा है, θ1। प्रिंसिपल एक्सिस से ज़्यादा दूर में कौन लाइन है, लाइन नंबर 1 या लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1 या लाइन नंबर 2, ज़्यादा दूर कौन है। और ये बताओ सेंटर लाइन जो गया है, सेंटर से जो लाइन गया है वो किस रे के साथ ज़्यादा एंगल बना रहा है, बोलो, किस रे के साथ, रे नंबर 1 के साथ, किसके साथ कम कौन बना रहा है। तो दो बात मैं बता रहा हूँ, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होता है उसे बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रे, क्या बोलते हैं। और दूसरी बात ये भी है, मार्जिनल रे के साथ हमेशा सेंटर से जो लाइन जाएगा वो ज़्यादा एंगल बनाएगा, देख लो ज़्यादा एंगल बन रहा है कि नहीं। और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज चलता है उसको बोलते हैं पारा एक्सियल रे, क्या बोलते हैं बताओ, पारा एक्सियल रे, और वो एंगल भी क्या बन रहा है, कम। तो यहाँ तो डायग्राम आपको दिखा दिए तो समझ में आ रहा है कि यहाँ किसको बोलना है पारा एक्सियल, किसको बोलना है मार्जिनल। लेकिन अगर डायग्राम नहीं है और एंगल दिखाया हुआ है, दो एंगल बता दिया है कि ये लाइट रे जो है सेंटर से गुजरने लाइन के साथ इतना डिग्री एंगल बना रहा है, उतना डिग्री एंगल बना रहा है, तो जो ज़्यादा डिग्री बना रहा है वो मार्जिनल है और जो कम डिग्री बना रहा है वो पारा एक्सियल है। यस और नो, इसको हम लोग क्या बताते हैं बताइए तो, मार्जिनल रे। कौन रे बोलिए, मार्जिनल रे। ये बात थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, आगे यूज होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पारा एक्सियल रे। यस और नो। ये कौन मिरर की बात करें बच्चों, कनकेव मिरर। जरा डायग्राम ड्रॉ करें और फटाफट नोट करें। आप डायग्राम ड्रॉ कर लिए, सब लिख लिए। तो मार्जिनल रे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से करीब होता है या दूर होता है, दूर होता है, अच्छा मार्जिन में रहेगा। स्लाइड को चेंज करूं और उसका दो डिफिनेशन आप समझ सकते हैं, सुनो। क्यों ज़्यादा एंगल बन रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। ये लाइट रे जितना ऊपर रहेगा तो ये थोड़ा सा उतना खड़ा होते चला जाएगा, इसलिए एंगल थोड़ा क्या होगा ज़्यादा। और ये एंगल जितना बनेगा ऑलमोस्ट ये एंगल उतने बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों लाइट रे क्या हो गया, पैरेलल। यस और नो बोलो। तो ये अल्टरनेट एंगल नहीं बनेगा क्या। आप मेरे बात को फिल करने की कोशिश करो। जैसे मार्जिनल रे क्यों ज़्यादा एंगल ले रहा है, अगर ये दूर है तो ये लाइट रे थोड़ा और खड़ा होगा ऐसे, तो ये एंगल ऑटोमेटिक ज़्यादा बनते चला जाएगा। तो आप दिखाइए मार्जिनल रे, और ऊपर में लिखिए कंसेप्ट अबाउट मार्जिनल रे एंड पारा एक्सियल रे। पारा एक्सियल रे, कंसेप्ट अबाउट मार्जिनल रे एंड पारा एक्सियल रे। अभी हम लोग कनकेव मिरर पर बात कर रहे हैं। सर बात को हम आगे और बढ़ाएंगे। तो मार्जिनल और पारा एक्सियल आप मिल गए। अब जरा देखिए बात बताता हूँ, आगे इस बात को बता रहा हूँ। क्या स्लाइड को चेंज ले, देखिए एक टर्म आता है स्फेरिकल एवरेशन। इसको जरा समझिए क्या होता है। ये जो मिरर में एरर आता है उस एरर का नाम स्फेरिकल एवरेशन है। क्या होता है बताना चाहता हूँ। जैसे ये आपका कनकेव मिरर है, सारे मिरर के साथ आता है। अभी आपको कनकेव के साथ सिखा रहे हैं। जैसे मान लेते पॉइंट पी है, पोल है, तो अच्छे से सीखिए। और सपोज करो एक लाइट रे यहाँ से जा रहा है और ये लाइट रे यहाँ से जा रहा है, तो कौन है पारा एक्सियल, कौन है मार्जिनल, आप समझिए। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर फोकस है, ठीक है, ये फोकस है। अब ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाता है वो फोकस से ही लौटता है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है उसको जरा जान लीजिए। ये लाइट रे सपोज करो यहाँ से लौट गया और ये लाइट रे यहाँ से लौट गया। क्या दोनों लाइट रे फोकस को 100% फुलफिल किया? नहीं किया। अब एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पर मान लेते हैं कनकेव मिरर है और ये पोल है और ये है मान लेते हैं पैरा एक्सियल रे और ये है आपका मार्जिनल रे। ये सपोज करो लौट रहा है फोकस से और ये पॉइंट हल्का सा आगे बढ़ जा रहा है। दोनों लाइट रे 100% फोकस पे आके नहीं मिलता है, जबकि हम लोग ये मान के चलते हैं और ये आगे पढ़ के चलेंगे अभी कि सारे लाइट रे फोकस से गुजरता है, लेकिन सच्चाई है कि सारे लाइट रे फोकस से नहीं गुजरता है, फोकस से हल्का इधर उधर हो जाता है। इसी एरर का नाम रखा जाता है स्फेरिकल एबरेशन। और इसको कम करने क्या तरीका है, इसके माउथ को छोटा लीजिए, मिरर का माउथ ही छोटा लीजिए। बात जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे कम कर सकते हैं। इसके माउथ को छोटा लीजिए तो अब क्या है, मान लेते हैं फोकस समझने के लिए, तो अब जो मार्जिनल रे है वो भी बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है, मार्जिनल रे है वो भी बहुत ज़्यादा दूर में है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है ना, यहाँ पर एक जगह से गुजरता है। 100% तो रिमूव नहीं होता है, लेकिन अपर्चर को छोटा लेने का मकसद यही है कि सारे लाइट रे को एक ही पॉइंट से पास कराना है। लेकिन एक्चुअली 100% सारा लाइट रे एक पॉइंट से पास नहीं होता है, और इसी एरर का नाम है क्या, स्फेरिकल एबरेशन। हाउ कैन मिनिमाइज दिस, बाय टेकिंग अ स्मॉल एपर्चर ऑफ द क्या, मिरर। इसीलिए आगे हम जो भी बात बोलेंगे कि मिरर का एपर्चर बहुत छोटा है, अरे यही मान के चलेंगे। इसको आइडियल केस बोलते हैं, रियल केस नहीं। हम लोग ऑप्टिक्स या फिजिक्स में जो भी बातें हैं 99% केस में हम लोग आइडियल केस में बात करते हैं। आइडियल केस और रियल केस अलग है। रियल केस का नाम एक्चुअल केस है। रियली में सारा लाइट रे एक पॉइंट से नहीं गुजरता है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स मान के चलते चलो सारा लाइट रे वहीं से गुजरता है। लेकिन अगर रियल बात करेंगे तो सच्चाई ये है कि कुछ लाइट रे फोकस के आसपास से ही गुजरता है, 100% फोकस से नहीं गुजरता है। और नहीं गुजरने का ही जो एरर डेवलप होता है उसी को बोलते हैं क्या, स्फेरिकल एबरेशन। और कैसे इसको मिनिमाइज करेंगे, तो बाय टेकिंग क्या, स्मॉल एपर्चर। व्हाट इज स्फेरिकल एबरेशन? व्हेन paraxial rays and marginal rays incident on the mirror, then after reflection both rays cannot pass through the same focus point. So this error is named as क्या, spherical aberration, and this can be minimized by taking small aperture. Yes or no? लिखिए डेफिनेशन। बात समझ में आया कुछ कि नहीं? लिखिए टॉपिक क्या लिखा हुआ, हेडिंग लगाइए स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन इधर से भी दिखा सकते, जरा और देखिए, इधर से दिखा रहा, सुनिए यहाँ देखो, देखो ये मान लो रे नंबर 1 है, ठीक है, रे नंबर 2 है, थोड़ा इधर से भी आपको ले आ रहा हूँ, ये रे नंबर 3 है और रे नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ से गुजर जा रहा है और ये यहाँ से गुजर जा रहा है। बोलो चारों रे एक जगह से गुजर रहा है? नहीं गुजर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? ये जो आपका एपर्चर है, इसका जो माउथ है ये बड़ा ले रही है। अगर इसके बेटा माउथ छोटा लेंगे तो ये जो रे यहाँ दिख रहा था और ऊपर दिखेगा, ये और ऊपर दिखेगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस काफी क्लोज। तो कम से कम ये जो गैप दिख रहा है दोनों बीच में, वो गैप क्या होगा, बहुत ही कम होगा। 100% तो रिमूव नहीं होता है। वाई स्मॉल एपर्चर टेकन, क्यों स्मॉल एपर्चर वाला लेते हैं? टू रिमूव स्फेरिकल एबरेशन। यस और नो? लिखिए टॉपिक, लिखिए स्फेरिकल एबरेशन, लिखिए व्हेन paraxial rays and marginal rays, when paraxial rays and marginal rays, when paraxial rays and marginal rays incident on the mirror, then both rays reflect
and passes through near focus point, not exactly at the focus point, not लिखो बेटा, not exactly at the focus point, so this kind of error is called a spherical aberration. So this kind of error is called a spherical aberration. Full stop. Paragraph change. This is minimized by taking a small aperture, of the mirror, देखिए जो रे इंसिडेंट करे उस पर एरो ऐसे मारिए, जो रिफ्लेक्ट करे एरो साफ साफ दिखाइए। ये डायग्राम बना लीजिए आप, देखिए ज़रा। अब हम आगे बढ़ाता हूँ। तो कैसे क्यों स्मॉल एपर्चर लेके चलते हैं मिरर में, कहानी समझ में आ गया? उसी को हटाने के लिए, ताकि सारा लाइट एक जगह जाकर फोकस हो। हेलोजन का लाइट जब निकलता है, सुनो, हेलोजन का लाइट जब निकलता है, अगर माउथ ऐसे रहता है एक जगह जाकर फोकस तक छितरा जाता है, और अगर उसको ऐसे करके मारता है तो लाइट एक जगह फोकस करता है। वो जो आजकल वाला क्या क्या लाल पीला लाइट जो होता है ना, स्ट्रीट में मारेगा ये बड़ा भोग देगा, लगता है ऐसा मारता है, एक ही जगह मारता है। देखिए ऐसे करके बनाया रहता है, क्यों? एक जगह जाकर फोकस होने के लिए। आगे जरा सुनिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ डिनोट करेंगे U से, और इमेज डिस्टेंस को डिनोट करेंगे V से, और फोकल लेंथ को स्मॉल f से। ये छोटी सी बात पहले आप नोट में लिखिए, फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ देखिए ऐसे, अभी हमारी सारी बात कौन मिरर के साथ हो रहा है? कनकेव मिरर के साथ हो रहा है। ये पोल है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन्फिनिटी है। जनरली इधर हम लोग माइनस इन्फिनिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस इन्फिनिटी। साइन कन्वेंशन अभी जस्ट सीखेंगे। इधर होता है प्लस, इधर क्या होता है? माइनस। ऊपर होता है प्लस, नीचे क्या होता है? माइनस। तो साइन कन्वेंशन अभी जस्ट हम बात करेंगे, लेकिन इतना बेसिक आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स पढ़ते समय मैथ का इज्जत भी करना है। तो इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, ऐसे लोग जनरली इन्फिनिटी ही बोल देता है, लेकिन बारीकी से अगर बात होनी चाहिए तो इसको क्या बोलना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी। यहाँ सुनो, सपोज करो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कहाँ रखने से कहाँ बनेगा वो सारी चीज़ सिखाएंगे, लेकिन यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और यहाँ इमेज बन रहा है, ऐसा होता है। तो फिलहाल बच्चों ये वाला कहलाएगा फोकल लेंथ, और ये वाला कहलाएगा इमेज डिस्टेंस, और ये वाला कहलाएगा क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस और नो? तो U क्या बता रहा है बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या बता रहा है? इमेज डिस्टेंस। हमेशा पोल से आपको लेना है। कहाँ से? पोल से। हालांकि इसमें न्यूटन से एक फॉर्मूला बताएंगे जिसमें से फोकस से भी उन्होंने काम किया है, जिसको न्यूटन से स्पेशल फॉर्मूला है। आपको जनरल बुक में नहीं मिलेगा वो, लेकिन आपको बताएंगे हम। यहाँ देखिए ऐसे, U का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जरा बना लीजिए फटाफट, छोटी छोटी बात भी आपको मेंशन करा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, छोटा f फोकल लेंथ बेटा क्या लेंगे? छोटा f इक्वल टू फोकल लेंथ। छोटा f इक्वल टू फोकल लेंथ। रेडी बच्चों? भाई साहब नेताजी देखिए ध्यान से। चलिए भाई, थोड़ी सी बातें अब जानिए, कुछ यहाँ बड़ा क्वेश्चन अब आने वाला है।
कहाँ रखने से कहाँ इमेज बनेगा, पहले वो पोजीशन बताएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फिर इमेज बना के दिखाएंगे, इमेज बनाने की कंसेप्ट बताएंगे कैसे बनता है। पहले छोटी सी बात, U स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V स्टैंड फॉर क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये सारी बातें। अब यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। कलम का रफ्तार हल्का से बढ़ाइए तो टारगेट पूरा होगा। पोजीशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। पहले एक बात बताइए, कहाँ कहाँ आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर भी रख सकते हैं। चलो ऑब्जेक्ट को सादा कलर से दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। क्या पोल पे रख सकते हैं? वो तो मिरर का अंदर वाला पॉइंट है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, I स्टैंड फॉर क्या, इमेज। आपको बताता हूँ कहाँ रखने से कहाँ बनेगा। अगर इन्फिनिटी पर रखिएगा ना तो उसका इमेज बनेगा फोकस पर। हम इन्फिनिटी को कहते हैं बाबा धाम। क्या बोलते हैं? बाबा धाम। बाबा धाम का प्रसाद खाने में कितना मजा आता है, चूड़ा में कि पेड़ा में? पेड़ा में। ठीक है, लेकिन अगर चूड़ा पेड़ा मिला खाएगा तो और अच्छा रहेगा। यहाँ देखिएगा, एक मिनट। अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और C के बीच में है, अच्छा एक चीज पहले जान लो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, ये बेटा ऑब्जेक्ट को बड़ा करता हूँ आदमी, ठीक है, इधर इमेज को भी करता हूँ बड़ा आदमी, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाएगा मिरर की ओर, मिरर का पोजीशन यहाँ है भाई, ये किसका पोजीशन बताओ? मिरर का। एक्चुअली मिरर यही है ना, पोल वहाँ पे है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाएगा मिरर की ओर, वैसे वैसे इमेज जाएगा बाबा धाम की ओर। किधर जाएगा बोलो? बाबा धाम की ओर। एक कदम ये चलेगा तो एक कदम वो भी चलेगा। अभी तो आपको बता रहा हूँ कहाँ रखने से कहाँ बनेगा, बनाने कंसेप्ट देंगे और कैसे बनता है वो बना दिखाएंगे। अब यहाँ पर रखेंगे तो इमेज इसका यहाँ बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जब C पर आता है तो इमेज यही बनता है। इसको हम लोग समधि मिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समधि मिलन। व्हाट इज समधि मिलन? लड़का लड़की मिलने से पहले दोनों बाप मिलता है, दोनों का फादर मिलता है, उसको समधि मिलन कहते हैं। आप भारतीय शादी का जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसको आप देखिए, लड़का लड़की मड़वा पर बैठने से पहले दोनों का पिताजी मिलते हैं, गला मिलते हैं, पैसा आदान प्रदान करते हैं, कुछ ऐसा रीति रिवाज है, तो उसी को समधि मिलन कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा फिलहाल खुश होने की जरूरत आपको अभी नहीं है, अभी आपको वेट एंड वॉच करना है। यहाँ देखिए, तो सुनो भाई, C पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखने से, हल्ला नहीं, C पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज भी कहाँ बनता है? C पर। और अगर ऑब्जेक्ट आया यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट चल गया कहाँ पर बोलो? फोकस पर, तो उसका इमेज बन जाता है इन्फिनिटी पर। अच्छा कहाँ से उधर जा रहे थे ना, इधर आ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ, अच्छा सुनो, अरे समधि मिलन में गड़बड़ा गया है। पहले कहाँ रखा था बताओ? इन्फिनिटी पर, तो कहाँ बना बोलो? फोकस पर। फिर रखा इन्फिनिटी और C के बीच में, तो कहाँ बना? C और F के बीच में। फिर कहाँ रखा बोलो? C पर रखा, तो फिर कहाँ बना? C पे। अब कहाँ रखा? C और F के, तो कहाँ बनेगा बताओ? बोलो 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 बताइए। C और इन्फिनिटी के बीच में। और अगर आप आ गए फोकस पॉइंट पे, कहाँ पे बोलिए? एकदम कहाँ बनेगा? बाबा धाम पे। बाबा धाम इधर हो गया खत्म। सुनो बेटा ध्यान लगाओ, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख सकते हैं? F और P के बीच में, तो अब बनेगा ये मामा धाम में। मिरर के पीछे बनता है, और ये बहुत है वर्चुअल इमेज। कौन इमेज बोलो? और आपको बताता हूँ सारा जो केस है, ये सारे केस इधर जो है कौन इमेज का है? रियल इमेज।
सारे केस जो है रियल इमेज का है। सारे केस कौन केस का है बताओ? रियल इमेज। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत बुझा रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ क्या बोलो? इमेज। कौन मिरर के लिए बात कर रहे बताओ? अगर आप रख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बन रहा है बोलो? फोकस पे। यस और नो? ये हुआ ऑब्जेक्ट और ये क्या हो बताओ? इमेज। चलो अब कहाँ रखना था भाई? इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। तो इमेज कहाँ बना था बताओ? एफ एंड सी के बीच में। देख लो इधर, एफ एंड क्या बोलो? सी के बीच में। और अगर आप रखते हैं कहाँ पर बोलिए? समधि मिलन पे रखते हैं। कहाँ पे? एट सी। तो इमेज कहाँ बनता है? सी पर। ठीक है भाई, समधि मिलन की जरूरत नहीं। फिर कहाँ रखेंगे बताओ? सी और एफ के बीच में। तो बोलो कहाँ बनेगा? सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। फिर कहाँ रखेंगे बताओ? फोकस पर ना। तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। और एक कहाँ रखेंगे बताओ? एफ एंड पी के बीच में। तो बिहाइंड द मिरर बनता है। क्या बनता है बोलो? बिहाइंड द मिरर। और कैसा बनता है ये वाला बताओ? वर्चुअल। कनकेव मिरर में दोनों तरह की इमेज बनता है, रियल भी और वर्चुअल। ये इमेज बना के बता रहे हैं कि खाली पोजीशन बता रहे हैं? इसको नोट किया फटाफट जल्दी में। ये कौन मिरर की बात चल रहा है बताओ? कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। तो बोलो कनकेव में रियल इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, दोनों बनता है? रियल के कुछ केस में छोटा भी बनेगा, अभी बना के आपको दिखाया नहीं जा रहा है लेकिन बता रहा हूँ। चलो आगे बताओ। मिरर के पीछे जो बनता है कैसा बनता है? वर्चुअल। एक ही केस और बहुत बड़ा बनता है, इन लार्ज वाला केस है। थोड़ा साइन कन्वेंशन जरा जान लीजिए। तो साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, ये सारे मिरर के लिए है। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, हेडिंग लगाइए साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर क्या? मिरर। इधर सुनो, सारे मिरर के लिए है। पहले साइन कन्वेंशन जान लीजिए, और कोई विशेष बात नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। जो मैथ का कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन उसी को फॉलो करता है। इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या? नेगेटिव। यहाँ सुनो, पहला पॉइंट है भाई साहब, लिखना कुछ नहीं है। पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस को कहाँ से मापते हैं? पोल से। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बताओ, पोल के लेफ्ट साइड, इसको पोल समझ के रखिए ना, पोल के लेफ्ट साइड सारा डिस्टेंस को क्या लेंगे? नेगेटिव। बोलो, देखो उसको फॉलो कर रही है बेटा, ध्यान लगाओ। ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द क्या बोलो? पोल। और पोल के सारे लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस को क्या लेंगे बताओ? नेगेटिव। पोल के राइट साइड वाला सारा डिस्टेंस को क्या लेंगे? पॉजिटिव। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट क्या लेंगे? तो फॉलो करो, पॉजिटिव। और नीचे वाला हाइट को क्या लेंगे? नेगेटिव। बेटा बोर्ड की ओर ध्यान लगाओ, इंपॉर्टेंट टाइम में आप मोबाइल देख रही हो। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द क्या? पोल। नहीं, कॉपी देख रही थी, ठीक है। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द क्या बोलो? पोल। ऑल डिस्टेंस लेफ्ट साइड द पोल इज टेकन टू बी, ऑल डिस्टेंस राइट साइड द पोल इज टेकन टू बी, ऑल हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी, ऑल हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी। लिखिए जरा ध्यान से, पहला पॉइंट लिखिए, all distance measured from the pole, all distance measured from the pole, all distance measured from the pole. Next point, all distance left side the pole, all distance left side the pole,
all distance left side the pole is taken to be negative, is taken to be negative. फिर आगे लिखिए, all distance right side the pole, all distance right side the pole, all distance right side the pole is taken to be, बोलो, positive. Next point, all height above the principal axis, all height above the principal axis, all height above the principal axis is taken to be, बताओ, positive. Next point, all height below the principal axis, all height below the principal axis, all height below the principal axis is taken to be क्या, नेगेटिव. तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप, हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले छोटा सा बात बता दीजिए. मान लो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इन्फिनिटी है. अगर अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले बात सुनिए, फोकस पॉइंट को कैपिटल लेटर से और फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर से. इसका फोकल लेंथ क्या लेंगे? साउंड क्लियर करो और अच्छा बोलो. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे? ऑलवेज की कभी कभी. ठीक है. अगर हल्की सी बात हम कन्वेक्स मिरर की कर लें, तो इसका मान लें सेंटर कर्वेचर यहाँ, फोकस यहाँ है, तो बोलो इसका फोकल लेंथ क्या लेंगे? पॉजिटिव. उसका क्या लेंगे? ठीक है. अभी उसका बात हम कर ही नहीं रहे, अभी हम इस पर काम कर रहे हैं. अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रख दूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और मान लो यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो हमारा क्या होगा? इमेज डिस्टेंस. दोनों क्या लेंगे? नेगेटिव. उठाओ साउंड, बोलो. अगर मान लो ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख रहे हैं, इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमारा इमेज डिस्टेंस, इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव. और इसको क्या लेंगे? ठीक है. अब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हम प्रूव करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन रहा, लिखिए, प्रूव दैट R equal to 2F इन ए कनकेव मिरर. किसी एक मिरर से प्रूफ करना होता है तो हम कनकेव से चल रहे हैं. R equal to 2F. बताओ R क्या है, F क्या है? ये होता है या नहीं होता है? ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड है? कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में. और कहाँ वैलिड नहीं है? प्लेन मिरर में, क्योंकि प्लेन मिरर का फोकस पॉइंट इन्फिनाइट पर है, इसलिए वहाँ इन्फिनाइट का डबल नहीं होता है. ज़रा माइंड में आ ही गया, पहले नोट में लिख लो, ज़रा ऊपर में, कॉपी के ऊपर में लिखो, टॉप में. R equal to 2F is not valid. R equal to 2F is not valid in a plane mirror. R equal to 2F is not valid in a plane mirror. It only valid in a spherical mirror. It only valid in a spherical mirror. It only valid in a क्या? Spherical mirror. अब रहा सवाल, प्रूफ करता हूँ. देखिए जरा, आप इधर देखिए जरा गौर से. यह स्फेरिकल मिरर है. दो क्वेश्चन को भी प्रूफ हम करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा फोकस पोल है बच्चा. सुनो, ये अपना मिरर का नाम है AB कुछ. ये ले लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. कलर तो है ही, तो अलग अलग कलर से काम करो, ठीक रहेगा. सुनो, एक लाइट रे आ रहा है. बताओ ये लाइट रे को क्या मानेंगे, मार्जिनल या पारा एक्सियल? पारा एक्सियल ही मान के चल रहा हूँ. और सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, मिरर के अपर्चर को हम क्या मान के चल रहे हैं? स्मॉल, बहुत स्मॉल. तो कहिएगा बड़ा बना है, डायग्राम साफ बने ले, और कोई बात नहीं. बोलो ये कहाँ से गुजरेगा, बताओ तो? फोकस से. साउंड प्लीज, बोलो. चलो इस पॉइंट का नाम कुछ N रख देता हूँ. कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिखिएगा ज़्यादा. N रख देता हूँ, ठीक है. अब जरा एक बात बताओ, सुनो बच्चों, यहाँ से जो लाइन गुजरेगा
ये जो लाइन गुजरेगा, बोलो किस पे नॉर्मल है? प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल है या मिरर पे नॉर्मल है? बोलो, मिरर पे नॉर्मल है। लाइन किस पर है? बोलो। मैं फिर से भाई साहब फिर से बताना चाहता हूँ आपको, जैसे स्फीयर है, सेंटर से लाइन खींच रहे हो तो ये सरफेस पर नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर वही वाला कहानी है, ये जाकर पूरा इस पर नॉर्मल आता है। फिलहाल उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ कुछ एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अरे कौन रे है बताओ? अरे बोलो भाई, कौन रे है? अरे बोलो रे, इंसिडेंट रे। जो मन में आता बोलो भाई, बोल लो, रे बोलता है ना, बोलो 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 बोलो। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते टीचर वो रे बोल रहा है, बोल बोल बोल, ठीक है, रिफ्लेक्टर रे, कोई बात नहीं। सुनो भाई, अच्छा एक बात बताओ, ये तो एक तरह से नॉर्मल है, किस पर नॉर्मल है बताओ? मिरर पे। तो आप जरा बताइएगा, आप होनहार बच्चा है, ये एंगल का नाम क्या रखेंगे? उड़ाओ साहब। यहाँ कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं? माने अल्फा। यहाँ कुछ बन रहा है कि नहीं? बीटा। ये सब नो, थोड़ा बीटा तो लिखेंगे लेकिन और इधर छोटा करके लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइन, इसका नाम एल है। बोलो एल किसके आसपास है? पोल के आसपास है, वेरी क्लोज दम है, ठीक है। अब दिखाता हूँ। अच्छा एक बात, थोड़ा 9 क्लास में, जो 9 क्लास में किसी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल जो होता है सामने वाले इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो जैसे इस ट्रायंगल में अगर बात करें NCF में, तो आप क्या पाएंगे? अल्फा प्लस आर इक्वल टू क्या? बीटा। एस और नो? एस और नो? और अगर हल्का ज्योमेट्री का यूज करें तो अल्फा इक्वल टू क्या है? आई। कौन एंगल? ये हमारा सारा बहन नहीं बोल रही है, क्यों पढ़ाएंगे? बोलो। और अच्छा बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? कसम प्रोग्राम चलेगा लास्ट में। इस एंगल का नाम बोलो, जोरदार बोलो, तुम लोग बहुत कम बोल रहा है। आई का नाम बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंट। बोलो, इंसिडेंस बोलिए चाहे इंसिडेंट बोलिए, दोनों चलेगा। और आर का नाम बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या, अच्छा मैं प्रूफ क्या, अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक आपका कितना है? छोटा एफ। और ये वाला कितना है? बड़ा। ये तो दिखाना आर इक्वल टू क्या? बोलो 2f। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा, जरा ध्यान लगाना, इन ट्रायंगल NCF, इन ट्रायंगल NCF प्रूफ करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस आर इक्वल टू बीटा? अल्फा प्लस आर इक्वल टू अविरल जी क्या? बीटा। ये डायग्राम को आप, क्या मैं फिर से बनाऊं? हमको चाहिए पूरा हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा, एक कोमा भी कंफ्यूजन रहेगा तो बात नहीं बनेगा। ए भाई सुनो, मैं बहुत शांत ढंग से बात कर रहा हूँ ताकि बच्चा सीखे। सुनो, फिर से बना रहा हूँ, अलर्ट रहिए। आप जो इधर उधर हिल डुल करेगा ना, उसको बहुत पीटेंगे, बता दे रहा हूँ। यहाँ सुनिए, ये कौन मिरर है बताओ? कनकेव मिरर। नजर हटाइएगा नहीं आप। यहाँ सुनो, ये कौन एक्सिस है? बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो यहाँ लिखता हूँ PA। PA मैंने क्या? पर्सनल असिस्टेंट ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या? बोलो, पोल। मिरर का नाम कुछ रख दिया, A और क्या? B। बहन जी ध्यान लगाएंगे, सेकेंड टाइम है। इसका नाम रखता हूँ सेंटर ऑफ क्या? सेंटर ऑफ क्या? सेंटर ऑफ क्या? एक लाइन यहाँ से आ रहा है ना, थोड़ा और ऊपर ले लो तो डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा बनेगा। बोलो, यहाँ ले लेता हूँ क्या? कॉनकस, फोकस, यहाँ से गुजरेगा ना। यस और नो बोलिए, ध्यान लगाना। इस पॉइंट का नाम क्या रखे थे? ना। यहाँ से लाइन गुजरेगा नॉर्मल होगा ना जी, किस पर होगा नॉर्मल? जोरदार बोलिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस एंगल का नाम बताइए। और अच्छा बोलना भाई, देखो एनर्जी लेवल बढ़ गया। यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो,
बहुत बढ़िया। पहले यहाँ से डाल देते हैं परपेंडी, इसका नाम क्या बोलो? वो दिक्कत है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला बोलो, छोटा एफ कि बड़ा एफ? पोल तक ही है, लाइन हल्का आगे बढ़ जाए तो माफ करना। और ये वाला बोलो कितना? आर। बोलो अच्छा से बोलो, अच्छा से बोलो, बोलते समय हल्का मुस्कुराओ जरा सा। ठीक है, देख लिया, अच्छा मुस्कुराता, देख लिया, समझ गया। सुनो भाई, हाँ तो अब चल रहा हूँ उस ट्रायंगल में, ध्यान लगाना। ए सुनो, अच्छा बोलो, इस प्रूफ करते समय, कोई भी मिरर से काम करते समय अपर्चर को क्या मानेंगे? स्मॉल। और जितना एंगल बनेगा सारा एंगल को स्मॉल मानेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखो ऐसे इन ट्रायंगल, सुनो, एन सी एफ, अरे बोलो एन सी एफ। रुकना, नजर आ रहा बेटा कि नैसे? बोलो एन सी एफ। बोलो इंटरनल एंगल कौन कौन है? अल्फा प्लस आर इक्वल टू क्या? बीटा। यस और नो? बोलो अल्फा प्लस आर इक्वल टू क्या? बीटा। अब एक बात बताओ, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, अल्फा प्लस आर इक्वल टू बीटा है, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स से एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। किससे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ क्या बोलो? रिफ्लेक्शन। बेटा ध्यान लगाएंगे, नजर हटना नहीं चाहिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस आई बराबर बीटा? साउंड प्लीज। तो यहां देना पड़ेगा एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ आर। किससे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और एक बात नहीं, ज्योमेट्री में आ जाओ, ये वाला लाइन पैरेलल है कि नहीं बताओ? ये अल्फा तो ये आई है, तो अल्फा और आई दोनों क्या होगा? बराबर। तो क्या मैं ऐसा कर दूं, यहां भी अल्फा डाल दूं और यहां क्या होगा बोलो? बीटा। और अल्फा इक्वल टू क्या? आई। कहां से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अच्छा बोलो, और ये कितना हो गया? 2 अल्फा। इधर क्या बोलो? बीटा। और हमेशा आपको 2 कसम लेके चलना पड़ेगा। पहला कसम, जितना एंगल बनेगा एंगल को क्या मानेंगे? स्मॉल। और मिरर के अपर्चर क्या मानेंगे? स्मॉल। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखे तो एंगल भी स्मॉल बनेगा। तो ऐसा करता हूँ, हियर अल्फा एंड बीटा आर, हे बाबू, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। तो सुनो भाई, हल्का सा ज्योमेट्री में आता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में आता हूँ। जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं? थीटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं? थीटा। कैसे सर जी? इसको 2 तरीका से बेटा जान सकते हो। 0 डिग्री या स्मॉल है या लार्ज है? यहां जरा देखो तो साइन 0 के जगह पर क्या आया? क्या आया बोलो? साइन 0 जगह पर क्या आया? 0। यानी जो थीटा था वही आया ना? बोलो अच्छा, अभी आराम से बात करो। tan 0 वैल्यू कितना आया? 0। ये तो बस सिंपल ढंग से समझाने तरीका। अब अगर हल्की सी बात अब मैथ का करें और लिमिट से बात करें, थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। यस और नो? बायोलॉजी का बच्चा ध्यान लगाना। थीटा टेंस टू 0 मतलब थीटा 0 के आस पास है। अगर काम खत्म, हटा दो, अब यहां से क्रॉस कर लो, तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा। यस और नो? बोलो वाह, बहुत बढ़िया। ये साइन में भी होता है और टेन में भी होता है। सुनो, लिमिट थीटा टेंस टू क्या? 0, tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या? बोलो, इसको हटा दो तो बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या आया? थीटा। यस और नो? तो अब बेटा हम इसको, सुनो, हम इसको tan में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसे? बोलो, कि हो जाएगा 2 tan अल्फा। पूछिए हमसे, क्या बात है, साइन में क्यों नहीं गए? पूछिए, ए बेटा, संध्या बात मत करो, पूछिए क्या बात है, साइन में क्यों नहीं गए? पहले ही तो जानिए tan में क्यों गए। tan में इसलिए गए, सुनो, हम अगर इस ट्रायंगल, अच्छा ये साइन थीटा cos थीटा tan थीटा कौन ट्रायंगल में चलता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कौन?
NFL, भाई और बोलो NCl। तो यहाँ P और B का रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। तो देखिएगा 2, चलो 2 10 अल्फा बताओ, 10 अल्फा का इसमें चलो NCl में बोलो क्या होगा NL/Cl। NL भाई क्या बोलो, अरे बोलो ना, बहुत बढ़िया। और 10 बीटा का, 10 बीटा का प्रिया बोर्ड की ओर ध्यान लगाएंगे। 10 बीटा का बताओ जरा, आप लोग बताओ तो 10 बीटा बोलो भाई, एक स्वर में बोलो, अच्छा से बोलो, बोलो सच बोलो तो जरा वो मोहल्ला का हाल चले तो बोलो उस मोहल्ला से। बोलिए मोहल्ला वासियों, मोहल्ला वासियों 10 बीटा इक्वल टू क्या होगा NL/FL। मोहल्ला वासियों जगल रहो। तो यहाँ क्या होगा सुनो, बोलो बोलो, नहीं आप लोग जब तक नहीं बोलो नहीं लिखेंगे, बताओ। हाँ NL/ क्या बोलो FL। अच्छा ऐसा काट सकते हैं, जरा देखता हूँ, L से L कट गया, L से L कट गया, मतलब L तो कुछ है ही नहीं, NL कुछ है, ठीक है, इसलिए गलती मत करना। चलो सुनो इधर भाई, अच्छा ये तो कटेगा ना भाई, तो आओ बोलो 2 Cl का वैल्यू बताओ, Cl का बताओ, बोलो बोलो और अच्छा बोलिए, गलत जवाब -R। ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन कभी नहीं भूलना है, जो साइन कन्वेंशन भूलता है वो क्वेश्चन में झूलता है, जो भूलेगा वो झूलेगा। यहाँ सुनो, अब यहाँ देखो भाई, चलो एप्पल के वैल्यू बताओ, आप गलत मत बोलना, एप्पल के बताओ, देखा औकात में आ गया अंदर है, तो माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, क्रॉस करो R बराबर क्या, अपना अपना चरण देखो, अपना अपना आ गया ना, R इक्वल टू क्या बोलो 2 यार, बताओ ईमानदारी समझ में आया नहीं आया, नोट करो।